Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 26th July 2023. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comments section. This is a list of the topics that we will be covering from today's newspaper. And the first article is about Dilemmas of India's Great Power Ambitions. ये जो आर्टिकल है काफी अच्छा है मेंस पर्सपेक्टिव से। प्रीलिम्स में आप इससे रिलेटेड सवाल एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन ये आइडियाज एसए में भी यूजफुल हो सकते हैं एंड इट इज यूजफुल फॉर जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये जो करंट डिबेट है अबाउट डायलेमाज ऑफ इंडियाज ग्रेट पावर एम्बिशन, ये क्या है ये हम बेहतर समझ पाएंगे अगर हम इसकी ओरिजिन देखें। तो देखिए, लगभग 15-20 दिन पहले हमारे फॉर्मर आरबीआई गवर्नर डॉक्टर रघुराम राजन जी ने कुछ ऐसा स्टेटमेंट दे दिया था, I am not bothered about India being a superpower. To me, that's not the point. It's about what the father of the nation wanted, which means making every Indian happy. तो वैसे बेसिकली उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया था आई एम नॉट बॉदर्ड, लेकिन कई सारे न्यूज पेपर्स में ये लिखा गया कि रघुराम राजन डज नॉट केयर अबाउट इंडिया बीइंग सुपर पावर। तो ये थोड़ा सा उन्होंने तो मॉडरेट शब्द इस्तेमाल किया था, अखबारों में अक्यूट शब्द इस्तेमाल किया गया आई डोंट केयर, जबकि रियल वीडियो आप देखेंगे तो उसमें उन्होंने कहा है आई एम नॉट बॉदर्ड। अब जो भी हो, लेकिन इस स्टेटमेंट के बाद उनको काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया और इसके बाद से ये डिबेट शुरू हो गई है। ये जो आप आर्ग्यूमेंट देख रहे हैं, ये बेसिकली कह रहे हैं डॉक्टर रघुराम राजन कि इंडिया को सुपर पावर बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, यानी कि इंडिया को ग्लोबल ऑर्डर में अपना इम्पोर्टेंस असर्ट करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए कि हम यूएनएससी में हमें परमानेंट मेंबरशिप मिल जाए, या फिर हम और ज़्यादा न्यूक्लियर पावर और ज़्यादा पावरफुल न्यूक्लियर वेपन स्टेट हो जाएं। ये कोशिश करने के बजाय इंडिया शुड फोकस और द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड फोकस ऑन इंश्योरिंग हैप्पीनेस ऑफ इट्स सिटीजन, वेलफेयर ऑफ इट्स सिटीजन। इसके बाद से एक पब्लिक डिस्कोर्स शुरू हो गया है, और डिस्कोर्स दैट फॉलोड आफ्टर डॉक्टर रघुराम राजन से स्टेटमेंट। तो एक फंडामेंटल क्वेश्चन जो इसके बाद से रेज किया जा रहा है, जिसपे कई सारे लोगों ने आर्टिकल लिखा, जैसे कि आप देखो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर साहब ने भी इस पे आर्टिकल लिखा कि गुड फॉरेन पॉलिसी मस्ट आल्सो टेक डिफरेंस एट होम। मतलब सवाल ये उठ रहा है कि क्या इंडिया को सिर्फ फॉरेन पॉलिसी मेकिंग पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, या अपने लोगों के वेलफेयर और हैप्पीनेस पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। क्वेश्चन इज कि कैन सिटीजन ऑफ अ कंट्री बी हैप्पी विदाउट दैट कंट्री बीइंग एम्बिशियस टू बिकम अ सुपर पावर। क्या कोई देश बिना सुपर पावर बने अपने सिटीजन्स का टेक केयर कर सकता है? तो कई सारे एक्सपर्ट्स इसका जवाब देंगे कि यस, इट इज पॉसिबल। ऑफ कोर्स एक्सपर्ट्स आर डिवाइडेड ऑन दिस स्टेटमेंट। कुछ लोग कहेंगे कि कोई भी देश जब तक वो सुपर पावर नहीं होगा अपने सिटीजन्स का इंटरेस्ट कैसे प्रोटेक्ट कर सकता है, and in that case it won't be able to ensure happiness of its citizen. But there are many experts who are saying, और इसमें डॉक्टर रघुराम राजन भी हैं, कि एक देश बिना सुपर पावर बने भी अपने लोगों का ध्यान रख सकता है, उनका इंटरेस्ट का टेक केयर कर सकता है। एंड दिस आर्ग्यूमेंट कैन बी सपोर्टेड बाय having a glance over HDI रैंकिंग, हैप्पीनेस इंडेक्स रैंकिंग, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। इसमें आप जो देशों को आप टॉप पे पाएंगे, फिनलैंड, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड जैसे देश हैप्पीनेस इंडेक्स में, एचडीआई में भी यही सारे देश लगभग टॉप में पाए जाते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। अब ये सारे वो देश हैं जो इकोनॉमिक सुपर पावर नहीं है, ये वो कंट्रीज हैं जो मिलिट्री सुपर पावर नहीं है, ना इनका यूएनएससी में परमानेंट मेंबरशिप है। Yet people in these countries are having better life, they are more happy as compared to so-called superpowers like US and China। तो अमेरिका हो, चाइना हो, यहाँ के लोगों में भी उतना हैप्पीनेस या हार्मनी नहीं है जितना इन देशों में है। तो ये सारे आर्गुमेंट्स रख करके ये आप कह सकते हैं कि कंट्री कैन टेक केयर ऑफ इट्स सिटीजन विदाउट बीइंग अ सुपर पावर। लेकिन ये जो मौजूदा आर्टिकल है, मैंने आपको कहा ना कि डॉक्टर रघुराम राजन जी के इस स्टेटमेंट के बाद से ये बहस छिड़ गई है। तो ये जो मौजूदा आर्टिकल है, ये लिखा है हैप्पी मॉन जैकब साहब ने। देखिए, इनके आर्टिकल्स, हैप्पी मॉन जैकब साहब के आर्टिकल्स आते रहते हैं द हिंदू में, और इंटरनेशनल रिलेशंस में इनके काफ़ी अच्छे आर्टिकल्स होते हैं। तो अगर आपको इंटरनेशनल रिलेशंस में
इंटरेस्ट है या पॉलिटिकल साइंस आपका ऑप्शनल है, तो आप इनके आर्टिकल्स जरूर पढ़ा करें। तो हैप्पी मोहन जैकब साहब एक्सप्लोर करते हैं इसी क्वेश्चन को, एंड ही पुट्स दिस क्वेश्चन इन अ सिंपल फॉर्मेट। Options available before India to become a superpower by asserting its presence in global order, या to focus on its people and focus on eliminating poverty, improving governance and all। और फिर इस क्वेश्चन पे डॉक्टर हैप्पी मोहन जैकब साहब कहते हैं कि इंडिया शुड कंटिन्यू टू बैलेंस दीज अप्रोच। आज तक इंडिया क्या करता रहा है, दोनों ही अप्रोच को बैलेंस करता रहा है, राइट सिंस नेहरूवियन टाइम। नेहरू के टाइम में भी इंडिया वाज वेरी प्रोएक्टिव इन मैनेजिंग इट्स फॉरेन पॉलिसी, लाइक नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट वाज देयर, पंचशील फॉर इट्स नेबर। एट द सेम टाइम देयर वाज फोकस ऑन डोमेस्टिक इश्यूज आल्सो। आज के टाइम में भी आप देखिए नरेंद्र मोदी जी को या मोदी सरकार को, तो द गवर्नमेंट इज फोकसिंग ऑन डोमेस्टिक एस्पेक्ट्स आल्सो। एट द सेम टाइम it is trying to assert India's presence in global order as well. So India has been trying to balance the two things, and Happy Mount Jacob argues कि this is the right approach. India must continue to balance the both things. One cannot focus on just one aspect, and for this he gives some data to substantiate his argument कि क्यों इंडिया को दोनों ही अप्रोच को बैलेंस करना चाहिए। देखिए, इंडिया ने दोनों ही अप्रोच को फॉरेन पॉलिसीज पे भी फोकस किया है, साथ ही साथ डोमेस्टिक सिचुएशंस को इम्प्रूव करने पे काम किया। इस कारण से ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन सिचुएशन ऑफ इंडिया हैज इम्प्रूव अ लॉट एज फार एज द कंडीशन ऑफ इट्स ओन सिटीजन आर कंसर्न या इट्स स्टेटस इन ग्लोबल ऑर्डर इज कंसर्न। उसके लिए उन्होंने कंपेरिजन दिया है कि इंडिया इन 1991 was a weak and poor economy. हमारा फॉरेक्स रिजर्व was hardly $5.8 billion. जीडीपी was somewhere close to $0.3 trillion. आज के डेट में देखिए हमारा फॉरेक्स रिजर्व 100 टाइम्स बढ़ चुका है, $600 billion। जीडीपी $3.5 ट्रिलियन, 10 टाइम्स से भी ज्यादा बढ़ा है। वी आर नाउ वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी। मेजर इकोनॉमीज में वी आर फास्टेस्ट ग्रोइंग। अगर 1991 में बात की जाए तो इंडिया फेस्ड फ्रीक्वेंट थ्रेट्स फ्रॉम पाकिस्तान एंड चाइना फ्रॉम बोथ एंड्स, बट नाउ पाकिस्तान इज नो लॉन्गर अ थ्रेट फॉर इंडिया। ऐसा हैप्पी मोहन जैकब लिखते हैं, वी हैव सम कॉन्फ्लिक्ट्स विद चाइना बट पाकिस्तान इज नो लॉन्गर थ्रेट। इन 1991 यूएसएसआर हैड डिसइंटीग्रेटेड। उसके बाद से यूएस अप्लाइड मोर प्रेशर टैक्टिक्स ऑन इंडिया, लेकिन आज के डेट में यूएस चाहता है कि इंडिया के साथ वो बेहतर से बेहतर अलायंस क्रिएट करे। यूएस हैज गिवन सो मेनी फ्रेंडली कंसेशंस टू इंडिया एज फार एज मिलिट्री इक्विपमेंट्स का एक्सचेंज इज कंसर्न। यूएस हैज गिवन अस द टैग ऑफ STA1, मेजर डिफेंस पार्टनर का टैग दिया है। कई सारे हमने डिफेंस अग्रीमेंट साइन किए हैं। ये सब बताता है कि इंडिया ने जो बैलेंस अप्रोच लिया है, अपने लोगों के वेलफेयर पे ध्यान देने का कारण है कि इकोनॉमी इतनी डेवलप हुई है। यू सी इकोनॉमी हैज इम्प्रूव्ड, देयर हैज बीन डिक्लाइन इन पॉवर्टी, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। इससे रिलेटेड रिपोर्ट नीति आयोग ने हाल फिलहाल में पब्लिश किया, हमने न्यूज़पेपर एनालिसिस में कवर भी किया था। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में हमारे देश के अंदर पॉवर्टी 24% से घट करके 14% हो गई है। मतलब पॉवर्टी भी कम हो रही है, इकोनॉमी भी इम्प्रूव हो रहा है और ग्लोबल लेवल पे हमारा स्टेचर भी स्ट्रेंथन हो रहा है। And that is because of a good balanced approach that the government is focusing on global order as well, at the same time focusing on improving the lifestyle of an average citizen। और कंक्लूजन में फिर आप कुछ ऐसा लिख सकते हैं, ये कंक्लूजन मैंने लिया है डॉक्टर एस जयशंकर के आर्टिकल से। ये आर्टिकल भी इसी लाइन में लिखा गया है। देखिए हम लोग कैसे पिक करते हैं कि कौन सा टॉपिक आने वाले मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, उसका तरीका यही होता है। जो चीजें पब्लिक डिस्कोर्स में चल रही होती है, इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स में चल रही होती है, आप समझ जाते हैं कि अच्छा अब ये एक हॉट एरिया है, तो आप मोटा मोटा गैस कर सकते हैं कि ये वाला एक हॉट एरिया होगा। एनीबडीज गेस वाज कि चैट जीपीटी पे सवाल आएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे सवाल आएगा, कोई भी गेस कर सकता था, राइट। सवाल आया। एपीएससी मेंस की बात की जाए तो अब आने वाला जो यूपीएससी मेंस है उसका पेपर आप सोच समझो अभी अगर सेट हो रहा होगा तो ये वाला सवाल अलग अलग तरीके से दिख सकता है, या तो एसए में, नहीं तो इंटरनेशनल रिलेशंस में। डायलेमा ऑफ इंडियाज ग्रेट पावर एम्बिशन,
उसमें आप कंक्लूजन मैंने उठाया है डॉक्टर एस जयशंकर के आर्ग्यूमेंट से कि नो कंट्री कैन इंश्योर वेलबींग एंड हैप्पीनेस ऑफ इट्स सिटीजन विदाउट बैलेंसिंग इट्स एफर्ट्स। आप सिर्फ ग्लोबल ऑर्डर पे फोकस नहीं कर सकते, एट द सेम टाइम आप सिर्फ डोमेस्टिक ऑर्डर पे फोकस करके अपने सिटीजन्स के इंटरेस्ट प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। तो हर एक कंट्री को एक बैलेंस्ड अप्रोच लेना होगा, उसको अपना ग्लोबल ऑर्डर में अपना पोजीशन को स्ट्रेंथन करना होगा। इंडिया की अगर बात की जाए तो इंडिया ने ग्लोबल ऑर्डर में अपने पोजीशन को स्ट्रेंथन करने के कारण ही आज इंडिया एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी फॉलो कर पा रहा है। You see, despite Western countries' sanctions over Russia, India was able to buy crude oil from Russia at concessional rate. That is manifestation of independent foreign policy followed by India. और इंडिया इतना इंडिपेंडेंट स्ट्रॉन्ग फॉरेन पॉलिसी या बोल्ड फॉरेन पॉलिसी इसीलिए मेंटेन कर पा रहा है क्योंकि इंडिया हैज वर्कड ऑन इट्स स्टेचर इन ग्लोबल ऑर्डर। तो एक बात तो तय है कि आप सिर्फ डोमेस्टिक ऑर्डर पे फोकस करके अपने लोगों के इंटरेस्ट को नहीं प्रोटेक्ट कर सकते। यू सी यूक्रेन से एग्जाम्पल, यूक्रेन पे इस तरीके से अटैक शायद से रसिया नहीं करता, ऐसा एक्सपर्ट्स का मानना है, अगर यूक्रेन एक न्यूक्लियर पावर्ड स्टेट होता तो सिमिलरली इंडिया मस्ट फोकस ऑन स्ट्रेंथनिंग इट्स पोजीशन इन ग्लोबल ऑर्डर। इंडिया मस्ट ट्राई टू बिकम अ ग्रेट पावर। ग्रेट पावर के साइन क्या होते हैं ग्लोबल ऑर्डर में? उसकी जो इंटरेस्ट होते हैं दैट इज रिस्पेक्टेड बाय अदर कंट्रीज। ग्रेट पावर के साइन होते हैं कि उसकी आर्मी स्ट्रांग होती है, इकोनॉमिकली वो स्ट्रांग होता है, उसके पास अलग अलग तरीके के वेपन्स होते हैं। तो इंडिया मस्ट ट्राई टू बिकम ग्रेट पावर एंड एट द सेम टाइम इट मस्ट फोकस ऑन सिक्योरिंग द इंटरेस्ट ऑफ इट्स कॉमन सिटीजन। नहीं तो यूक्रेन वाली हालत हो सकती है, बहुत ज़्यादा आप अपने सिटीजन्स का वेलफेयर हैप्पीनेस के फोकस करेंगे एंड यू इफ यू डू नॉट डेवलप अप्रोप्रिएट वेपन्स, इफ यू डू नॉट स्ट्रेंथन योर आर्मी, then you may face debacles like Ukraine is facing in current time। ये सब डॉक्टर एस जयशंकर साहब कहते हैं। एंड दैट इज हाउ इन कंक्लूजन यू कैन राइट, thus we can argue India's participation in international affairs is motivated by the needs of its citizen। अगर हम इंटरनेशनल ऑर्डर पे फोकस भी कर रहे हैं, वहां पे अगर अपना पोजीशन स्ट्रेंथन करने की भी कोशिश कर रहे हैं, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं हमारे लोगों का डोमेस्टिक स्फेयर में इंटरेस्ट को प्रिजर्व करना मेन गोल है। ये टॉपिक जो कि पूरी तरह से मेंस ओरिएंटेड था, इस पे मैंने कोई रिवीजन वाला पीडीएफ नहीं दिया है। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट ट्राइबल पंचशील। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर टू गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, हाल फिलहाल में मणिपुर के अंदर से वायलेंस की कई सारी खबरें निकल करके आ रही हैं। अब इसको लेकर के फिर बहस शुरू हो गई है कि जो ट्राइबल बेल्ट्स हैं नॉर्थ ईस्ट के, वहां पे लॉन्ग लास्टिंग पीस लाने के लिए क्या किया जा सकता है। और यहाँ पे दो तरह के सजेशंस निकल करके आ रहे हैं, और मजेदार बात यह है कि दोनों सजेशंस बिल्कुल अपोजिट हैं, डायमेट्रिकली अपोजिट। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में भी, इवन ट्राइबल रीजन में भी इन्वेस्टमेंट लेड इकोनॉमिक ग्रोथ लाया जाए। जब इकोनॉमिक ग्रोथ आएगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आएंगी, तो अपने आप कन्फ्लिक्ट कम होंगे, और इसके लिए जरूरी है कि इनर लाइन परमिट सिस्टम को खत्म किया जाए, ऐसा कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है। इनर लाइन परमिट सिस्टम क्या होता है? कुछ ऐसे स्टेट्स है, 4 स्टेट्स खासकर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एंड मिजोरम। इन स्टेट्स में अगर आपको ट्रैवल करना है तो आपको पहले से एक प्रायर परमिशन के लिए अप्लाई करना होगा, और एक डॉक्यूमेंट बनाया जाएगा जिसको कहा जाता है इनर लाइन परमिट। वो डॉक्यूमेंट, इनर लाइन परमिट बनाने के बाद ही आप इन जगहों पे जा सकते हैं। तो जस्ट फॉर अ काइंड ऑफ कंपैरिजन मैं कह सकता हूँ, जैसे वीजा हम लेते हैं किसी देश का और फिर वहां हम जाते हैं, वैसे ही वीजा नहीं है टेक्निकली। इनर लाइन परमिट is a document that allows Indian citizen to visit or stay in a state that is protected under inner line permit। तो ये 4 स्टेट्स हैं प्रोटेक्टेड अंडर इनर लाइन परमिट। तो यहाँ अगर आपको विजिट करना है, स्टे करना है, तो यू मस्ट टेक अ प्रायर परमिशन, जिसको कहा जाता है इनर लाइन परमिट। इनर लाइन परमिट सिस्टम को माना जाता है वन ऑफ द बिगेस्ट ऑब्स्टैकल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ दीज स्टेट्स। तो कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि इनर लाइन परमिट सिस्टम को हटा दिया जाए, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट प्रमोट कराया जाए, तब जाकर के इकोनॉमिक डेवलपमेंट आएगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आएंगी, और फिर जाकर के ट्राइबल कन्फ्लिक्ट्स कम होगा। जबकि कुछ लोगों का कहना है बिल्कुल अपोजिट। उन कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ पे ट्राइबल कन्फ्लिक्ट्स हो ही इसीलिए रहे हैं क्योंकि ट्राइबल्स को लग रहा है कि उनकी आइडेंटिटी धीरे धीरे डिमिनिश हो रही है, उनका जो कल्चरल इंटरेस्ट है या कल्चरल आइडेंटिटी जो है वो धीरे धीरे खत्म हो रही है।
इसलिए वो बिल्कुल उल्टा सजेस्ट करते हैं, इनर लाइन परमिट सिस्टम तो रहना ही चाहिए। इवन मोर एरियाज कैन बी ब्रॉट अंडर शेड्यूल 6 ट्राइबल एरियाज टू गिव मोर एंड मोर पावर टू द लोकल ट्राइबल ग्रुप्स। तो ये दो डायमेट्रिकली अपोजिट सजेशंस हैं। मुद्दा यह है कि दोनों के अपने कुछ फायदे हैं तो अपने कुछ नुकसान हैं। जैसे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आएगा, लेकिन चैलेंज ये है कि दैट में लीड टू मोर आइडेंटिटी क्राइसिस फॉर ट्राइबल्स, क्योंकि बाहर से लोग जाएंगे, वहां सेटल होंगे, ट्राइबल्स को लगेगा कि उनके कल्चर पे, उनके ट्रेडिशन पे, उनका जो लोकल रिसोर्स है उस पर खतरा है। आउटसाइडर्स आर इंक्रोचिंग ऑन देयर लैंड्स एंड दैट में लीड टू मोर क्लासेस। जबकि वहीं अगर हम ज्यादा फोकस करें ऑन प्रिजर्विंग द आइडेंटिटी ऑफ द ट्राइबल्स, कि हाँ ठीक है आप अपने हिसाब से चलो, तो उससे क्या होगा, रीजनलिज्म की जो फीलिंग है वो और स्ट्रांग होगी। एक तो डेवलपमेंट नहीं होगा, जब डेवलपमेंट नहीं होगा तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम फ्रस्ट्रेशन डेवलप होगा अमंग्स द यूथ, तो वहां सेक्सेशनिस्ट टेंडेंसीज बढ़ सकती हैं। अलगाववाद जिसको कहते हैं कि हम अलग देश चाहिए, अलग स्टेट चाहिए, तो ये होता है इफ वी ओवर एम्फेसाइज ऑन प्रिजर्विंग द आइडेंटिटी ऑफ ट्राइबल। रीजनलिज्म स्ट्रांग होता है, सन ऑफ द सॉइल डॉक्ट्रिन स्ट्रांग होती है। सन ऑफ द सॉइल डॉक्ट्रिन क्या होता है? इट इज अ फिनोमिना विच क्लेम्स किसी भी एरिया के लोकल रिसोर्स पे वहां के लोकल लोगों का सबसे ज्यादा या सबसे स्ट्रांग क्लेम होता है। इसको कहते हैं हम लोग सन ऑफ द सॉइल डॉक्ट्रिन। तो अगर हम लोग लोकल आइडेंटिटी को बहुत ज्यादा प्रमोट करेंगे, लोकल इंटरेस्ट को बहुत ज्यादा स्ट्रेंथन करने की कोशिश करेंगे, तो धीरे धीरे रीजनलिज्म की ये एरिया मेरा है, यहाँ के रिसोर्सेज सब मेरे हैं, आउटसाइडर्स को अलाउ नहीं करूंगा, इस चक्कर में सन ऑफ द सॉइल डॉक्ट्रिन विल गेट स्ट्रेंथन, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस विल रिमेन देयर एंड दैट विल लीड टू मोर एंड मोर कन्फ्लिक्ट्स। तो दोनों ही डायमेट्रिकली अपोजिट सॉल्यूशंस हैं और दोनों एक्सट्रीम सॉल्यूशंस हैं, इनसे फायदा नहीं होगा, सॉल्यूशन निकल करके आएगा। एंड दैट इज व्हाई अ बैलेंस्ड अप्रोच कैन बी टेकन, a balanced solution can be in the form of tribal पंचशील। तो क्या है ट्राइबल पंचशील? देखिए, ट्राइबल पंचशील नेहरू के टाइम की बनाई हुई पॉलिसी है फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट ऑफ ट्राइबल एरियाज। ट्राइबल एरियाज का कैसे धीरे धीरे डेवलपमेंट करना है, इसको लेकर के नेहरू जी ने एक बहुत ही सटल पॉलिसी बनाई थी। क्योंकि नेहरूवियन पॉलिसी ऑफ ट्राइबल पंचशील का दो टारगेट था कि ट्राइबल्स के एरियाज का मॉडर्नाइजेशन भी करना है, उनका डेवलपमेंट भी करना है, बट एट द सेम टाइम उनके कल्चर को भी प्रिजर्व करते रहना है। अदरवाइज होगा क्या, जब भी ट्राइबल्स को ऐसा लगेगा कि उनके कल्चरल इंटरेस्ट नेग्लेक्ट हो रहे हैं, वो मॉडर्नाइजेशन के अगेंस्ट रिवोल्ट कर सकते हैं। देखिए, जितने भी ट्राइबल रिवॉल्यूशन हुए हैं ब्रिटिशर्स के टाइम में, मुंडा रिवॉल्यूशन हो, रिबेलियन, संथल रिबेलियन, ये मेनली इसीलिए हुए हैं क्योंकि ब्रिटिशर्स वेयर नॉट वेरी अवेयर अबाउट ट्राइबल्स इंटरेस्ट। ट्राइबल्स को मॉडर्नाइजेशन में इंटरेस्ट कम है, उनको अपना लाइफस्टाइल विच इज वेरी इंट्रिकेटली कनेक्टेड विथ नेचर, उसमें इंटरेस्ट ज्यादा है। आप उन वहां जबरदस्ती रोड बनाएंगे, रेलवे लाइन बिछाएंगे, ट्राइबल्स प्रोटेस्ट कर देंगे। द नेहरू हैड ए गुड एक्सपीरियंस ऑफ tribal revolts during the British time. So that is how Nehru developed a very subtle, balanced approach for tribal development, जिसको नाम दिया गया ट्राइबल पंचशील। और आज के डेट में नॉर्थ ईस्ट के अंदर, अब देखो ऐसे सवाल भी आने के अब चांसेस ज्यादा है, तो नॉर्थ ईस्ट के अंदर भी हमें ये दोनों एक्सट्रीम सॉल्यूशन के बजाय एक बैलेंस सॉल्यूशन ट्राइबल पंचशील के लाइन में लेने की जरूरत है। एंड व्हाट इज ट्राइबल पंचशील, एक एक करके देखते हैं। 5 प्रिंसिपल्स हैं। नॉन इम्पोजिशन। नॉन इम्पोजिशन से हमारा मतलब है कि डू नॉट इम्पोज एलियन वैल्यूज ओवर ट्राइबल्स। इससे क्या मतलब है कि ट्राइबल एरिया में अगर मान लीजिए कि वहां पे कहीं पे मैट्रियार्की है, कहीं पे मान लीजिए कि मैरिजेस को लेकर के ऐसा कल्चर है कि द हस्बैंड मूव्स टू द फैमिली ऑफ वाइफ, प्लीज डोंट इंटरफेयर इनटू दोज थिंग्स, respect their cultural values, please don't impose some alien values over them, otherwise there may be revolt. So non imposition is the first criteria for tribal development. दूसरा, ट्राइबल्स का जो राइट है ऑन देयर लैंड एंड फॉरेस्ट दैट मस्ट बी रिस्पेक्टेड, क्योंकि ट्राइबल्स का जो लाइफ है दैट इज वेरी मच लिंक्ड विथ देयर लोकल रिसोर्सेस, स्पेशली फॉरेस्ट। तीसरा, ट्राइबल एरियाज में जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क हैं, जैसे कि ब्लॉक ऑफिसेज हैं,
या फिर जो भी बाकी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ट्राइबल लोगों को ही उसमें इंक्लूड करें तो बेहतर है। आउटसाइडर्स को जितना हो सके उतना अवॉइड किया जाए ट्राइबल एरिया में एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज के लिए। ट्राइबल शुड नॉट बी ओवर एडमिनिस्टर्ड और ओवरवेल्म्ड। इससे क्या मतलब है? तो ट्राइबल एरिया में ये नहीं कि बहुत सारे नियम कानून बना दें कि म्युनिसिपैलिटी बना दें, वहां से ये परमिशन लेना है तुमको, अगर पानी चाहिए तो बिजली कनेक्शन के लिए यहाँ से परमिशन लेना है, डेथ सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, तमाम नियम लगाओगे, ओवर एडमिनिस्ट्रेशन करोगे, रिवोल्ट हो जाएगा, पिट जाओगे, वहां पे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन पिट जाएगा। तो ये था ट्राइबल पंचशील का चौथा रूल। और पांचवा रूल था कि द ट्राइबल एरियाज में डेवलपमेंट का जो मेजरमेंट होना चाहिए, दैट शुड नॉट बी इन टर्म्स ऑफ मनी स्पेंट बट इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन कैरेक्टर दैट इज डेवलप्ड। तो किसी भी एरिया में ये मत सोचिए करे यार यहाँ पे तो इतना करोड़ खर्च हो गया, डेवलपमेंट कुछ हो नहीं रहा है। नो, इन ट्राइबल एरियाज डोंट गेट गाइडेड बाय द नंबर्स और द मनी स्पेंट, फोकस ऑन द पॉजिटिव चेंज ओवरऑल इन द कैरेक्टर ऑफ द सोसाइटी। तो बेसिकली पांचवा जो प्रिंसिपल कहता है कि ट्राइबल एरिया में थोड़ा पैसा ज्यादा खर्च होगा छोटे से भी डेवलपमेंट के लिए, लेकिन बेयर विद द। यह है 5 ट्राइबल पंचशील जिसको आज हमें रिमेंबर करने की जरूरत है। बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी नहीं, लेकिन बहुत ज्यादा लोकल आइडेंटिटी को भी कंजर्व नहीं करना है, एक बैलेंस्ड अप्रोच लेना है, तब जाकर के नॉर्थ ईस्ट रीजन में धीरे धीरे ट्राइबल एरियाज डेवलप होंगे। जैसे जैसे वो डेवलप होंगे वैसे वैसे इंटरनल कन्फ्लिक्ट या सेक्सेशनिस्ट टेंडेंसीज कम होंगे। तो ट्राइबल पंचशील 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स फॉर ट्राइबल डेवलपमेंट: नॉन इम्पोजिशन, रेस्पेक्ट tribal land and forest, use of tribals in tribal administration as far as possible, avoid over administration, and results should not be judged on the basis of money spent but judged on human character that is evolved. Currently ये significant क्यों हो गया एरिया, ये जो ट्राइबल पंचशील का कॉन्सेप्ट है? क्योंकि मणिपुर वायलेंस के बाद एक्सपर्ट्स का अलग अलग सजेशन है। इन्वेस्टमेंट लेड इकोनॉमिक डेवलपमेंट की कुछ लोग बात कर रहे हैं, कुछ लोग बात कर रहे हैं अबाउट प्रिजर्विंग ट्राइबल आइडेंटिटी। व्हाट वी नीड इज अ बैलेंस्ड अप्रोच, जिसको नाम दिया गया है ट्राइबल पंचशील, विच वाज डेवलप्ड ड्यूरिंग द नेहरूवियन एरा। इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेंड दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट फिल्म सर्टिफिकेशन इन इंडिया एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 2 गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, फिल्म सर्टिफिकेशन का काम हमारे देश के अंदर करती है जो बॉडी, उसका नाम है सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, सीबीएफसी। इट इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी, मतलब एक बॉडी जिसको एक कानून की मदद से बनाया गया है, और वो कानून है सिनेमेटोग्राफ एक्ट 1952। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन वर्क्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। तो जब ये बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, सर्टिफिकेट दे देती है किसी फिल्म को, उस सर्टिफिकेट के बाद ही वो फिल्म को पब्लिक स्क्रीन की जा सकती है। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन में एक चेयरपर्सन होते हैं जिनका टेनियर होता है 3 साल का, 25 बोर्ड मेंबर होते हैं 3 साल के टेनियर के साथ, और इनको एडवाइस करने के लिए 60 लोगों की एडवाइजरी पैनल होती है जिसका टेनियर होता है 2 साल का। सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन का हेडक्वार्टर है मुंबई में। इसके 9 रीजनल ऑफिसेज भी हैं, उसमें से एक रीजनल ऑफिस हमारे शहर गुवाहाटी में भी है। फिल्म सर्टिफिकेशन का क्या प्रोसेस है? देखिए, फिल्म सर्टिफिकेशन के प्रोसेस में कैसा है कि अगर फिल्म शॉर्ट फिल्म है, यानी कि 72 मिनट से छोटी फिल्म है, शॉर्ट फिल्म का डेफिनेशन देख लीजिए, हो सकता है पूछ ले कभी प्रीलिम्स में। 72 मिनट से छोटी फिल्म है तो उसको कहा जाता है शॉर्ट फिल्म। शॉर्ट फिल्म के लिए मिनिमम 2 मेंबर्स बैठेंगे, एक सेंट्रल बोर्ड फिल्म सर्टिफिकेशन सीबीएफसी के इनमें से 25 में से एक मेंबर, और एक एडवाइजरी पैनल में से एक मेंबर। मिनिमम 2 मेंबर बैठेंगे जिसमें से एक फीमेल होनी चाहिए, और वो फिर स्टडी करेंगे, मूवी को देखेंगे। और अगर लॉन्ग फिल्म है यानी कि 72 मिनट से ज्यादा है तो मिनिमम यहाँ से 2, यहाँ से 2, और उसमें कम से कम 2 फीमेल होनी चाहिए, विमेन होनी चाहिए, और वो फिल्म को स्टडी करेंगे। और जो भी है, शॉर्ट फिल्म है तो 2 मेंबर्स, एक यहाँ से एक यहाँ से, और लॉन्ग है तो मिनिमम 4 मेंबर्स। वो फिल्म को स्टडी करेंगे और फिर रिपोर्ट सबमिट करेंगे चेयरपर्सन को कि हमारे हिसाब से इस फिल्म में यहाँ पे ये बदलाव किया जाना चाहिए, इस फिल्म में ऐसे चेंजेस किए जाने चाहिए। उस रिपोर्ट के बेसिस पे फिर चेयरपर्सन उस फिल्म में वो बदलाव कराएंगे, और फिर जाकर के उस फिल्म को सर्टिफिकेट दिया जाएगा पब्लिक रिलीज के लिए। ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन जो सिनेमेटोग्राफ एक्ट के अंतर्गत काम करती है, इस एक्ट में एक सबसे स्ट्रॉन्ग सेक्शन है, सेक्शन 5B, जो कहता है कि कोई भी फिल्म
इंडिया में स्क्रीन नहीं की जा सकती, which is against the interest of sovereignty and integrity of India, security of state, friendly relations with foreign states, public order, decency, involves defamation or contempt of court and is likely to incite commission of any offense. तो ये इतना स्ट्रॉन्ग प्रोविजन है। जितनी भी फिल्में फंसती हैं ना, पद्मावत और कश्मीर फाइल्स पे भी लेकर के कुछ इश्यूज हुए थे, राइट, ये जितनी भी फिल्में फंसती हैं वो यहीं इसी सेक्शन में जाकर के फंसती हैं, और फिर उनमें बदलाव किया जाता है एज पर सेंट्रल बोर्ड फिल्म सर्टिफिकेशन, तब जाकर के फिल्मों को पब्लिक स्क्रीनिंग का सर्टिफिकेशन मिलता है। अगर आप सर्टिफिकेट देखो, आप कोई भी फिल्म देखने जाते होगे तो स्टार्टिंग में ही ऐसा एक सीन आता होगा, ये बेसिकली यही है सर्टिफिकेट, सेंट्रल बोर्ड फिल्म सर्टिफिकेशन। एपीएससी या यूपीएससी वालों को ऐसे सवाल पूछने में बड़ा मजा आता है, जो हम लोग आम दुनिया में देखते तो रहते हैं लेकिन जिस पे कभी ध्यान नहीं देते। तो आजकल ये न्यूज में है तो हो सकता है इसे सवाल पूछ ले। ये है फिल्म सर्टिफिकेट। जैसे ये फिल्म है भाग मिल्खा भाग, और इसको सर्टिफिकेट मिला है यू का। तो देखिए, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन स्टडी करती है फिल्म को, और उसके बाद अगर उसको कोई चेंजेस करना होता है फिल्म में तो वो चेंज करने के लिए सजेस्ट करती है। जब फिल्म मेकर चेंज कर देते हैं तो वापस से उसको स्टडी किया जाता है और फिर सर्टिफिकेट दिया जाता है। सर्टिफिकेट चार टाइप का होता है। यू मतलब अनरिस्ट्रिक्टेड एग्जीबिशन, तो यू का अगर आपको सर्टिफिकेट मिला है मतलब कोई भी देख सकता है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। यू ए अगर मिला सर्टिफिकेट, इसका मतलब ये है कि 12 साल से कम उम्र के बच्चे अकेले नहीं देख सकते इस फिल्म को। इसको 12 साल से कम उम्र के बच्चे देख सकते हैं लेकिन अपने पेरेंट्स के साथ। अगर ए सर्टिफिकेट मिला है मतलब सिर्फ एडल्ट्स देख सकते हैं, और एस सर्टिफिकेट मतलब मिला है मतलब ओनली स्पेशलाइज्ड ग्रुप्स देख सकते हैं, इट इज नॉट फॉर एवरी पर्सन। तो चार तरह की सर्टिफिकेशन होती है, यू, यू ए एंड एस। हम लोग को नॉर्मली एस तो देखने को मिलता नहीं है, ए भी नहीं देखते फिल्मों में। नॉर्मली जो लोग देखने जाते हैं यू एंड यू ए देखने को मिलता है। ये करेंटली न्यूज में क्यों है, ये फिल्म सर्टिफिकेशन का प्रोसेस? क्योंकि ये जो फिल्म आई है हॉलीवुड की ओपनहाइमर, क्रिस्टोफर नोलन की, इसमें एक जगह भगवत गीता के कुछ लाइंस पढ़े हैं उसके मेन एक्टर ने, लीड एक्टर ने। और भगवत गीता का जब वो लाइन पढ़ रहे हैं, आई एम बिकम द डेथ डिस्ट्रॉयर ऑफ द वर्ल्ड, ऐसा कुछ वो पढ़ा है, उस वक्त थोड़ा वो उस मूवी में इंटीमेट सीन चल रहा है। तो इसको लेकर के इंडिया के अंदर थोड़े से लोगों के सेंटिमेंट हर्ट हुए हैं। तो इसको लेकर के फिर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर अनुराग ठाकुर हैज एक्सप्रेस्ड हिज डिस्प्लेजर, भाई आपने इस सीन को काटा क्यों नहीं। तो उन्होंने सीबीएफसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन को ले उन्होंने थोड़ा सा सुनाया कि आपने इस फिल्म को का ये सीन काटा क्यों नहीं। आप देखिए, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर अंडरमाइन सीबीएफसी बाय आस्किंग एन एक्सप्लेनेशन फॉर इट सर्टिफिकेट। उन्होंने एक्सप्लेनेशन मांगा कि आपने सर्टिफिकेट कैसे दे दिया। लेकिन ठीक ही है, आप भी अगर आपने मूवी देखी होगी तो ठीक है। अगर ये सीन काट देते, मैं क्यों ठीक कह रहा हूँ, गलत तो है ही, चलो नहीं होता तो ज्यादा अच्छा था। ये मूवी वो सीन काट देता तो वही सीन तो भगवत गीता का रेफरेंस आया था, राइट, इंटरनेशनल लेवल पे भगवत गीता का रेफरेंस लाने के लिए वही सीन था बस एक। इसको भी काट देता तो फिर भगवत गीता का रेफरेंस चला जाता। शायद से ये छोड़ सोच करके छोड़ दिया होगा इन्होंने। पर ठीक है, ये पूरी कंट्रोवर्सी है जिस कारण से ये मैटर न्यूज में आया। फिल्म सर्टिफिकेशन इन इंडिया इज बाय सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन विच इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर सिनेमेटोग्राफ 1952। शॉर्ट फिल्म लेस देन 72 मिनट्स, चार तरह की सर्टिफिकेशन होती है, यू, अनरिस्ट्रिक्टेड, यूए, पैरेंटल गाइड फॉर चिल्ड्रन बिलो 12, एडल्ट एंड स्पेशलाइज्ड ग्रुप्स। टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेंड दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। Then I start is about export preparedness index, and this topic is important for our syllabus GS paper 5 Assam issues point of view. एक्सपोर्ट प्रिपरेडनेस इंडेक्स, ये वो रैंकिंग है जिसमें स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को रैंक और स्कोर दिया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रेंथ रिगार्डिंग एक्सपोर्ट। तो कौन सा स्टेट कितना ज्यादा एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिव है उसके बेसिस पे उसको स्कोर या रैंक दिया जाता है। तो चार बेसिक क्राइटेरियाज हैं जिसके बेसिस पे एक्सपोर्ट प्रिपरेडनेस इंडेक्स पब्लिश होती है। पॉलिसी रिगार्डिंग एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट को लेकर के कितनी अच्छी पॉलिसी है, बिजनेस इकोसिस्टम कितना है अच्छा है, एक्सपोर्ट इकोसिस्टम कितना अच्छा है, और ओवरऑल एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस कितना अच्छा है। इन चार क्राइटेरियाज के बेसिस पे एक्सपोर्ट प्रिपरेडनेस इंडेक्स पब्लिश होती है। और एक्सपोर्ट प्रिपरेडनेस इंडेक्स पब्लिश करता है नीति आयोग, जो अलग अलग स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को रैंक देता है ऑन द बेसिस ऑफ हाउ गुड दे आर इन ओवरऑल एक्सपोर्ट।
और नीति आयोग ने हाल फिलहाल में थर्ड एडिशन ऑफ एक्सपोर्ट प्रिपरेडनेस इंडेक्स पब्लिश किया है। इसका नाम है एक्सपोर्ट प्रिपरेडनेस इंडेक्स 2022। तो चूंकि साल चल रहा है 2023, तो पिछले साल के परफॉर्मेंस के बेसिस पे एक्सपोर्ट प्रिपरेडनेस इंडेक्स 2022 पब्लिश किया है नीति आयोग ने। ईपीआई 2022 में तमिलनाडु हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट, फॉलोड बाय महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। वहीं अगर हम अपने स्टेट असम की बात करें तो इट वाज रैंक्ड एट 21 आउट ऑफ 36 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। असम का स्कोर था 43.91 इन एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस, जो कि कंट्री या नेशनल एवरेज जो 46.5 है उससे कम है। एक्सपोर्ट प्रिपरेडनेस इंडेक्स बाय नीति आयोग, 4 पिलर हैं इसमें: पॉलिसी, बिजनेस इकोसिस्टम, एक्सपोर्ट इकोसिस्टम एंड एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस। EPI 2022 is third edition. Tamil Nadu is first rank. Assam is 21st ranked. Score 43.91 and national average score is 46.5. कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं। एथेनॉल ब्लेंडिंग से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। एथेनॉल ब्लेंडिंग अप टू 20% हैज नो नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन फ्यूल एफिशिएंसी। स्टेटमेंट गलत है, थोड़ा तो नेगेटिव इम्पैक्ट होता ही है। एथेनॉल इज हाइग्रोस्कोपिक यानी कि वाटर अट्रैक्टिंग, नॉट हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक होता है वाटर रिपेलिंग, एथेनॉल इज हाइग्रोस्कोपिक। सो ये स्टेटमेंट भी गलत है। करेक्ट आंसर भी ऑप्शन डी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में मैंने आपको बताया था खारीफ राबी सारे क्रॉप्स के लिए अलग अलग प्रीमियम है टू बी पेड बाय द फार्मर्स। खारीफ के लिए 2%, राबी के लिए 1.5। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया और दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।